जब कोई सत्ता से बाहर होता है तो उसकी आवाज धीमी हो जाती है, उसके समर्थक हतोत्साहित हो जाते हैं और विरोधी उसे खत्म मान लेते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, मायावती को कभी कमजोर समझने की भूल करने वाले खुद राजनीति से गायब हो गए। मायावती एक ऐसा नाम जो सत्ता की गलियों से निकलकर दलित समाज की उम्मीद बन गई। और अब जब सबने मान लिया कि बीएसपी खत्म हो चुकी है, मायावती ने चाल चल दी है। ऐसी चाल जो धीरे धीरे पूरे सियासी बोर्ड को उलटने वाली है। कहते हैं राजनीति में सबसे बड़ा गेम वही होता है जो दिखता नहीं। मायावती ने अब तक जो चुप्पी साधी थी वो चुप्पी नहीं थी, वो तैयारी थी। और अब वो तैयारी पूरी हो चुकी है। बीएसपी की वापसी की पटकथा लिख दी गई है, एक ऐसा मास्टर प्लान जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि पूरी राजनीति की दिशा मोड़ने के लिए है। सालों से जो दलित समाज बिखरा हुआ था, मायावती ने उसे फिर से एक धागे में पिरोना शुरू कर दिया है। ये काम आसान नहीं था। कांशी राम के बाद जो वोट बैंक टूटता गया, उसे वापस जोड़ना किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन मायावती ने चमत्कार नहीं किया, उन्होंने संगठन, नीति और रणनीति का ऐसा मेल किया है कि अब हवा में फिर से हाथी की चिंगाड़ सुनाई देने लगी है। बसपा को वापस सत्ता में लाने के लिए मायावती का गेम चेंजर प्लान जरूर सफल होगा, पर आप लोग ही अगर मायावती और उनसे जुड़ी बातों का सपोर्ट नहीं करोगे तो वो सत्ता में नहीं आ सकती। आप लोगों से निवेदन कि मायावती के ये प्लान आप लोगे जाने, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जितना ज्यादा और जितने लोग वीडियो देखेंगे वो उनके बारे में जानेंगे, जिससे उन्हें बहुत मदद मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। आपने नोटिस किया होगा, मायावती अब सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक एक्टिव हो चुकी हैं। पहले वो कैमरों से दूर रहती थीं, अब वो कैमरे बुलवाती हैं। पहले वो चुनावी मौसम में ही नजर आती थीं, अब हर मुद्दे पर अपनी पार्टी का पक्ष रखती हैं। ये बदलाव यूं ही नहीं आया, ये उनके मास्टर प्लान का पहला हिस्सा है, विजिबिलिटी। मायावती जानती हैं कि जब तक वो जनता की नजरों में नहीं आएंगी तब तक लोग उन्हें विकल्प नहीं मानेंगे। इसलिए उन्होंने खुद को फिर से फ्रंट पर ला खड़ा किया है। दूसरा हिस्सा है नए चेहरों की एंट्री। बीएसपी अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही, अब मायावती युवाओं को आगे ला रही हैं। उन्होंने जोनल स्तर पर युवाओं को संगठन की जिम्मेदारी दी है। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में छात्र संगठन तेजी से खड़े किए जा रहे हैं। ये वही मायावती हैं जो कभी कहती थीं कि मैं पार्टी के लिए लड़ने वालों को ढूंढती हूं, न कि कुर्सी पाने वालों को। अब वो लड़ने वाले युवा सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर, जमीन पर, विरोध में, समर्थन में, हर जगह। तीसरा हिस्सा है जातिगत गणित का नया फार्मूला। मायावती को पता है कि सिर्फ दलित वोट से अब सत्ता नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों, मुसलमानों और पिछड़े वर्गों के साथ गठजोड़ की एक नई रणनीति तैयार की है। आपको याद होगा कि 2007 में भी उन्होंने यही किया था, बहुजन प्लस सर्वजन का फॉर्मूला। आज भी वो उसी रास्ते पर हैं, लेकिन इस बार तरीका थोड़ा बदला है। अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व और मुस्लिम मुद्दों के बीच एक बैलेंस बनाकर चल रही हैं। इससे उनका वोट बैंक बिखरता नहीं बल्कि और मजबूत होता है। चौथा हिस्सा है बीएसपी की छवि को रीब्रांड करना। मायावती अब खुद को डेवलपमेंट आइकॉन की तरह पेश कर रही हैं। वो अपने पुराने कार्यकाल की उपलब्धियों को बार बार गिनवा रही हैं, जैसे कि पार्क्स, स्मारक, एक्सप्रेसवे, अपराध मुक्त शासन और बेरोजगारी पर खड़े फैसले। उनका उद्देश्य साफ है, वो दिखाना चाहती हैं कि बीएसपी सिर्फ दलितों की नहीं, पूरे प्रदेश की भलाई के लिए काम कर सकती है। और सबसे जरूरी हिस्सा है विरोधियों को जवाब देने की रणनीति। मायावती जानती हैं कि उन्हें लगातार खामोश और बेजान नेता बताया गया है, लेकिन अब उन्होंने जवाब देने की भाषा सीख ली है। चाहे वो बीजेपी हो, एसपी हो या कांग्रेस, मायावती अब खुलकर बोल रही हैं। लेकिन वो नारेबाजी नहीं करती, वो सीधा डेटा लेकर आती हैं। किस सरकार में कितनी घटनाएं हुई, किसने दलितों को कितना नुकसान पहुंचाया, किसका शासन कैसा रहा, वो अब हर मंच पर खुद को सही साबित करने में जुट गई है। इन सभी बातों का असर अब दिखने लगा है। जमीन पर बीएसपी के कैडर एक्टिव हो चुके हैं, पुराने कार्यकर्ता फिर से जुड़ रहे हैं। पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन में नई ऊर्जा देखी जा रही है। और ये सब अचानक नहीं हुआ है,
ये उसी मास्टर प्लान का हिस्सा है जो मायावती ने बहुत सोच समझकर तैयार किया है। कई विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि मायावती इस बार किसी बड़ी सियासी डील की तैयारी में है। कुछ का मानना है कि 2027 से पहले वो एक बड़ा गठबंधन कर सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती हैं कि मायावती प्रेसिडेंशियल पॉलिटिक्स तक के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। मतलब साफ है, मायावती सिर्फ यूपी नहीं, पूरे देश में अपनी पार्टी की वापसी चाहती हैं और इसके लिए वो हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार हैं। एक बात और समझनी जरूरी है, मायावती अब अपनी राजनीति को विरासत में नहीं छोड़ना चाहती। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बीएसपी का अगला चेहरा वही होगा जो पार्टी के मूल्यों पर खरा उतरेगा, न कि कोई परिवारवाद के तहत ऊपर चढ़ेगा। ये बयान उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी दिया और ये भी उसी मास्टर प्लान का हिस्सा है जहां वो बीएसपी को एक आदर्शवादी लेकिन आधुनिक पार्टी के तौर पर पेश करना चाहती हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये सब काफी होगा बीएसपी की वापसी के लिए? जवाब है हां। अगर रणनीति ऐसे ही चलती रही और कार्यकर्ता जमीन पर उतरे रहे तो बीएसपी एक बार फिर से खुद को किंग मेकर नहीं बल्कि किंग के रूप में पेश कर सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। मायावती की चालें अब सिर्फ राजनीतिक पटल पर नहीं बल्कि जनमानस की सोच पर असर डालने लगी हैं। विरोधी पार्टी के नेता अब खुले मंचों पर बीएसपी को गंभीर खतरा मानने लगे हैं। ये वही बीएसपी है जिसके बारे में एक वक्त कहा जाता था कि इसका नाम इतिहास में बस एक अध्याय रह जाएगा। लेकिन मायावती ने साबित कर दिया है कि हाथी सिर्फ धीरे चलता है, पर जब रफ्तार पकड़ता है तो रास्ता बना देता है। अब आइए उस मास्टर प्लान के अगले हिस्से पर बात करें जो दिखता नहीं लेकिन उसकी बुनियाद बहुत गहरी है, मीडिया मैनेजमेंट। मायावती ने हमेशा मीडिया से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन अब उन्होंने मीडिया को हथियार बनाना सीख लिया है। उन्होंने समझ लिया है कि आज की राजनीति सिर्फ काम से नहीं, उसकी कहानी कैसे पेश की जाती है इससे तय होती है। इसलिए अब हर बड़े स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस और घोषणा को वो लाइव करवा रही हैं। अब बीएसपी की सोशल मीडिया विंग तैयार हो चुकी है, जो ट्वीट्स, वीडियो, ग्राफिक्स और शॉर्ट्स के जरिए पार्टी के एजेंडे को वायरल बना रही है। लेकिन ये सब तो सतह की बातें हैं। असली बात तो अब सामने आने वाली है। मायावती का वो गुप्त संगठन जो जमीन पर काम कर रहा है लेकिन नाम से कोई नहीं जानता। ये एक कैडर रिवाइवल टीम है जो हर जिले में जाकर पुराने बीएसपी कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रही है, उन्हें वापस पार्टी से जोड़ रही है, उनके गुस्से को दूर कर रही है और एक बार फिर उन्हें प्रेरित कर रही है। ये टीम बहुत चुपचाप काम कर रही है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे पूरे प्रदेश में दिखने लगा है। जहां लोग मान बैठे थे कि बीएसपी का वजूद ही नहीं बचा, वहीं अब लोग गली गली में हाथी के पोस्टर फिर से देख रहे हैं। अब जरा नजर डालिए मायावती के नए भाषणों पर। क्या आपने गौर किया है कि अब वो हर बार अपने कार्यकाल की तुलना मौजूदा सरकारों से कर रही हैं? वो कहते हुए मिलती हैं, हमने जितना काम किया उतना किसी और ने नहीं किया। वो अपराध दर से लेकर बेरोजगारी तक हर विषय पर आंकड़े लेकर आती है। मायावती अब भावनाओं की नहीं, तथ्यों की राजनीति कर रही हैं और यही वो बदलाव है जो उनके मास्टर प्लान को अलग बनाता है। साथ ही एक बड़ा मोड़ आया है बीएसपी की आंतरिक संरचना में। पहले यह पार्टी पूरी तरह मायावती पर केंद्रित थी और आज भी है, लेकिन अब उन्होंने एक सशक्त सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप खड़ी की है। अब हर मंडल में एक तेज तर्रार युवा नेता उभर रहा है जो इलाके में बीएसपी का चेहरा बन रहा है। ये वो नेता हैं जो सिर्फ भाषण नहीं देते, वो पंचायत से लेकर सड़कों तक लोगों के मुद्दे लेकर खड़े हैं। मायावती उन्हें ट्रेनिंग दे रही हैं, राजनीतिक संवाद, सोशल मीडिया स्किल्स, जनसंपर्क और विचारधारा की समझ। यानी अब बीएसपी सिर्फ चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं रह गई, अब ये एक राजनीतिक विद्यालय बन रही है। अब बात करते हैं मायावती की उस रणनीति की जो विरोधियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है, चुप रहकर वार करना। एसपी हो या बीजेपी, जब वे मायावती पर हमला बोलते हैं तो वे जवाब की उम्मीद रखते हैं, लेकिन मायावती जवाब नहीं देती, वो इंतजार करती हैं और फिर सीधे जनता के बीच जाकर जवाब देती हैं। वो मीडिया डिबेट में नहीं, जमीन पर जवाब देती हैं और यही उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। मायावती जानती हैं कि जनता की याददाश्त छोटी होती है, लेकिन अगर सही समय पर वार किया जाए तो असर गहरा होता है।
यही उनकी रणनीति है, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो सब चुप हो जाएं। राजनीति में सिंबॉलिज्म की भी अहमियत होती है और मायावती इसे खूब समझती हैं। उनकी रैलियों में इस्तेमाल होने वाले रंग, नारे, पोस्टर सब कुछ सोच समझकर तैयार किया गया है। अब वो सिर्फ जय भीम नहीं कहती, वो कहती हैं हमें सत्ता चाहिए सम्मान के साथ। ये बदलाव छोटे लगते हैं, लेकिन इससे उनकी छवि में बड़ा परिवर्तन आया है। वो अब खुद को सिर्फ एक समुदाय की नेता नहीं, बल्कि पूरे समाज की नेता के रूप में पेश कर रही हैं। आपने देखा होगा, हाल ही में मायावती ने पिछड़े वर्गों और मुस्लिम समाज के नेताओं से मुलाकातें तेज की हैं। वो इफ्तार पार्टियों में दिखने लगी हैं, ओबीसी नेताओं के कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। मायावती को पता है कि अकेले लड़ना अब संभव नहीं, इसलिए वो एक नया बहुजान प्लस माइनॉरिटीज प्लस प्रोग्रेसिव अपर कास्ट गठबंधन बना रही है। और ये कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है, ये मानसिक, सामाजिक और वैचारिक गठबंधन है। इससे बीजेपी और एसपी दोनों की नींद उड़ गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये समीकरण बन गया तो मुकाबला एक तरफा हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए बीएसपी की चुनावी तैयारियों पर। मायावती ने हर सीट पर 3 लेवल की स्क्रूटनी शुरू कर दी है। कौन उम्मीदवार जनता में लोकप्रिय है, कौन सोशल मीडिया पर एक्टिव है और कौन पार्टी के प्रति वफादार है। ये तीनों बातें देखकर ही टिकट दिया जाएगा। मतलब अब कोई भी पैसे या पहचान के बल पर टिकट नहीं ले सकता। इससे पार्टी की छवि मजबूत होगी और कार्यकर्ताओं में विश्वास बढ़ेगा। मायावती ये दिखाना चाहती हैं कि बीएसपी अब पुरानी नहीं रही, ये अब 2027 के हिसाब से काम कर रही है। अब बात करते हैं एक ऐसे दांव की जो अब तक किसी पार्टी ने नहीं चला, महिला केंद्रित रणनीति। मायावती जानती हैं कि महिला वोटर अब निर्णायक भूमिका निभा रही हैं, इसलिए उन्होंने महिला संगठन को और मजबूत किया है। महिलाओं के लिए अलग कैंपेन तैयार किया है, जिसमें उनका अपना चेहरा फ्रंट पर है। एक महिला जो मुख्यमंत्री बनी, अब वही महिलाओं को सम्मान दिलाएगी। ये लाइन अब बीएसपी के पोस्टरों में दिखाई देती है। इससे महिला वोट बैंक में एक भावनात्मक जुड़ाव बन रहा है। लेकिन क्या मायावती सिर्फ भावनात्मक रणनीति पर काम कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने चुनावी डेटा, बूथ स्तर के आंकड़े और डिजिटल सर्वे के आधार पर हाई इंपैक्ट सीटों की पहचान कर ली है। अब वहां विशेष अभियान चलाया जा रहा है। टेक्स्ट है, डोर टू डोर संपर्क, व्हाट्सएप ग्रुप्स, माइक्रो कैडर ट्रेनिंग और विपक्षी कमजोरियों की फहरिस्त बनाना। यह सब दिखाता है कि मायावती अब सिर्फ नेता नहीं, एक रणनीतिकार बन चुकी हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मायावती जानती हैं कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, अस्तित्व का है। उनके लिए ये लड़ाई अब सम्मान की है, और जब कोई नेता सम्मान के लिए लड़ता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। मायावती की राजनीति में अब वही आग दिख रही है जो कांशीराम के समय में हुआ करती थी, और यही आग अब बीएसपी के झंडे में लहर बनकर फैल रही है। लेकिन क्या इस आग को हवा मिलेगी? क्या बीएसपी का ये मास्टर प्लान काम करेगा? क्या मायावती फिर से सत्ता में आएंगी, या ये सब सिर्फ एक रणनीतिक भ्रम है? जवाब अभी बाकी है। ये कोई साधारण चुनाव नहीं होने वाला। ये न सत्ता के लिए जंग है, न केवल कुर्सी की लड़ाई। ये मायावती की तरफ से उस सिस्टम को जवाब है जिसने उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था, जिसने उन्हें बीते हुए कल का नेता समझ लिया था। लेकिन अब जिस तरह से बीएसपी जमीन पर सांसें लेने लगी है, विरोधियों की रात की नींदें उड़ गई हैं। कहानी अब सिर्फ संगठन की नहीं, अब बात पहुंच गई है भावना के विस्फोट तक। मायावती अब अपने भाषणों में 2 लाइनें बार बार कहती हैं, दलितों को अब सहना नहीं, कहना होगा, और जब कहेंगे तो सत्ता खुद चलकर आएगी। यही लाइन बन चुकी है बीएसपी के हर कार्यकर्ता की चेतावनी, और ये चेतावनी अब वोट में बदलने लगी है। एक गांव में अचानक 2 चीजें बदली हैं। एक मंदिर के पास अब मायावती के पुराने भाषण लाउड स्पीकर से बजने लगे हैं, और दूसरा, युवाओं के मोबाइल में अब बीजेपी के मीम्स नहीं, बीएसपी की शॉर्ट्स चलने लगी हैं। यानी जमीनी बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, और वो भी बिल्कुल चुपचाप। अब गौर करो, मायावती के सबसे खास दांव पर बीएसपी का गुप्त सेल, जो सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव हो चुका है कि वो ट्रेंड बनाना भी जानता है और ट्रेंड को पलटना भी। ये वो लोग हैं जो अब एक्स, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कंट्रोल लेकर चल रहे हैं। जहां दूसरे दल इन्फ्लुएंसर खरीदते हैं, मायावती ने अपने ही वॉलंटियर तैयार किए हैं। वो अब हर शहर में बीएसपी आईटी वॉरियर्स खड़े कर चुकी हैं, और ये नारेबाज नहीं, स्मार्ट रणनीतिकार हैं। ये हर विपक्षी हमले का जवाब डेटा से देते हैं, इमोशन से नहीं। अब बात करते हैं उस मोड़ की जिसने सब कुछ बदल दिया, बुलंदशहर रैली।
मायावती वहां कुछ अलग करने नहीं गई थी, वो बस देखना चाहती थी कि भीड़ आती है या नहीं। लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। वहां सिर्फ भीड़ नहीं थी, वहां भावना थी, वहां आक्रोश था, वहां उम्मीद थी। और मायावती ने वहीं से अपने मास्टर प्लान का नया पन्ना खोला। अब जो चुप रहेगा वो फिर कभी बोल नहीं पाएगा। उस रैली के बाद बीएसपी के संगठन में एक गुप्त आदेश गया, हर जिले में 10 जगहें तय करो, वहां 10 दिन में रैलियां होनी चाहिए, छोटी हो लेकिन गूंजनी चाहिए। और ऐसा ही हुआ। यूपी के हर कोने में छोटे छोटे बीएसपी कैंप लगने लगे। चाय की दुकानों पर बहसें फिर से बीएसपी वीएसएस पीवीएस बीजेपी तक लौट आईं। ये वही जगहें हैं जहां से कभी कांशीराम का आंदोलन पनपा था। मायावती अब उसी इतिहास को दोहरा रही हैं, लेकिन नए जमाने की भाषा में। अब असली प्लान की बात करें। मायावती जानती हैं कि हर वोटर सिर्फ वोटर नहीं, एक इन्फ्लुएंसर है। इसलिए उन्होंने अपनी टीम से कहा है, एक वोटर को जीत लो, उसका मोहल्ला खुद जुड़ जाएगा। इसलिए अब बीएसपी सिर्फ रैलियों में नहीं, घर घर जाकर काम कर रही है। चाहे वो बुजुर्ग हो या पहली बार वोट देने वाला युवा, हर किसी को ये फील कराया जा रहा है कि बीएसपी सिर्फ एक पार्टी नहीं, उनके अस्तित्व की आवाज है। अब जरा उस थ्रिलर हिस्से पर आइए जिस पर अभी कोई खुलकर बात नहीं करता, मायावती और चंद्रशेखर आजाद की टक्कर। लोग सोचते हैं कि दलित वोट अब 2 हिस्सों में बटेगा, लेकिन मायावती ने इसका जवाब दिया है, वो भी बिना नाम लिए। उन्होंने एक जगह कहा, जो दलितों को भ्रमित कर रहे हैं वो खुद भ्रम में है। ये सीधा हमला था, लेकिन शानदार ढंग से पेश किया गया। इसके बाद बीएसपी ने अपने कैडर से कह दिया, हम नाम नहीं लेंगे, काम से जवाब देंगे। अब बीएसपी का वो चेहरा जिसे मीडिया अब तक छुपा रहा था, बीएसपी की महिला फोर्स। मायावती ने हर जिले में भीम शक्ति महिला इकाई बनाई है। इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो मोहल्ला मीटिंग करें, महिलाओं को जोड़ें और बीजेपी की लाभार्थी राजनीति को काउंटर करें। इनका एक ही नारा है, सम्मान चाहिए तो हाथी चाहिए। ये नारा अब हर महिला की जुबान पर चढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि मायावती ये सब कर क्यों रही हैं? क्या वो बस मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं या कुछ और बड़ा? यहीं से शुरू होता है मायावती का सबसे गुप्त मास्टर प्लान, राष्ट्रीय राजनीति में वापसी। कुछ सूत्र बताते हैं कि मायावती अब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं। वो जानती हैं कि अकेले लड़कर केंद्र नहीं जीता जा सकता, लेकिन वो इतना जरूर चाहती हैं कि बीएसपी उस मुकाम पर पहुंचे जहां 100 सीटें उनके पास हों। वो अब रैलियों में बार बार कह रही हैं, हमने कभी दंगे नहीं कराए, हमारी सरकार में मुस्लिम सुरक्षित थे। वो ये कहकर सीधे एसपी की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। साथ ही मुस्लिम इलाकों में बीएसपी की बैठकें, रोजा इफ्तार, मजारों पर चादर पोशी और उलेमा सम्मेलनों में उपस्थिति बढ़ गई है। तीसरा कोना है सवर्ण मतदाता जो बीजेपी से नाराज हैं। मायावती ने पहले ही 2007 में दिखा दिया था कि ब्राह्मणों के साथ कैसे चुनाव जीते जाते हैं। अब वो उसी फॉर्मूले को नया रंग दे रही हैं। उन्होंने सर्वजन समाज सम्मेलन फिर से शुरू किया है और वहां ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, ठाकुर समाज के लोगों को मंच दिया जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है, अगर समाज में बराबरी चाहिए तो बीएसपी की सरकार जरूरी है। ये लाइनें सिर्फ नारे नहीं, रणनीति हैं। और अब बात करते हैं उस सबसे चौंकाने वाले ऐलान की, जिसकी तैयारी हो चुकी है, मायावती का उत्तर प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव। हाँ, ये अंदरूनी प्लान है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिसेंट्रलाइजेशन ब्लूप्रिंट। इसके तहत मायावती चाहती हैं कि अगर बीएसपी सत्ता में आती है तो यूपी को 5 जोन में बांटकर हर जोन को मिनी पावर सेंटर बनाया जाएगा, ताकि भ्रष्टाचार, लचर प्रशासन और सत्ता का केंद्रीकरण खत्म हो। इस प्लान के जरिए वो सिर्फ विकास नहीं, राजनीतिक संतुलन का कार्ड खेलेंगी, जिससे पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिम यूपी, अवध और तराई हर जोन को लगे कि बीएसपी सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है। अब सोचिए, ऐसे प्लान पर अगर कोई मुख्यमंत्री काम करे तो जनता का भरोसा कैसे न लौटे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मायावती की एक और चाल जो सामने नहीं आई लेकिन धीरे धीरे दिख रही है, वो है दलितों के भीतर की उपजातियों को जोड़ना, जैसे पासी, वाल्मीकि, धोबी, कोरी, खटीक जैसे समाज जो कभी बीएसपी की रीढ़ थे लेकिन हाल के वर्षों में दूर हो गए थे। अब उनमें फिर से बीएसपी की सक्रियता दिख रही है। वाल्मीकि समाज में साफ तौर पर यह संदेश फैलाया जा रहा है, अगर हमारी जाति से कोई नेता बड़ा बना तो वो सिर्फ मायावती हैं। और इसके लिए बीते दिनों में दर्जनों वाल्मीकि नेताओं को बीएसपी में शामिल भी किया गया है। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां मायावती मीडिया से सीधा बदला ले रही हैं। जो मीडिया उन्हें साइलेंट कहती थी, अब उन्हीं चैनलों को इंटरव्यू तक नहीं दिया जा रहा। बीएसपी ने अपनी खुद की मीडिया यूनिट खड़ी की है, बहुजन मीडिया फोर्स, जो पार्टी की हर गतिविधि को शूट करता है, उसे एडिट करता है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। अब बीएसपी को टीआरपी की जरूरत नहीं, अब वो अपनी कहानी खुद सुना रही है।
अब सोचिए, जब एक पार्टी जिसकी गिनती खत्म होती हुई पार्टियों में होने लगी थी, वो अचानक सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव तक अपना बेस बना रही है, तो ये चमत्कार नहीं, ये प्लानिंग है। और ये प्लानिंग किसी चाणक्य ने नहीं, खुद मायावती ने बनाई है, अपने अनुभव, अपनी ठोकरों और अपने इरादों से। और अंत में अब बात बीएसपी के चुपचाप चल रहे सीट समझौते की रणनीति की। खबर यह है कि कुछ क्षेत्रीय दलों से बैकडोर बातचीत चल रही है, जिनके पास 1-2% वोट शेयर है, लेकिन बीएसपी को 15-20 सीटों पर सीधा फायदा पहुंचा सकते हैं। मायावती चाहती हैं कि इन छोटे दलों को सम्मान दें, लेकिन बीएसपी की विचारधारा में रहकर। कोई बड़ा गठबंधन नहीं, साइलेंट सपोर्ट नेटवर्क काम करेंगे।